नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतन भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और अगले 1 घंटे मार्केट का पूरा एक्शन हम आपके सामने रखेंगे और ट्रेडिंग के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं ये हम समझेंगे। कुछ ही देर में अपने एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे। दमदार एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा हमारे साथ जो कि आपकी मदद करेगा आखिरी घंटों की ट्रेडिंग में। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि आगे शो में क्या कुछ खास होगा। तो 2:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज क्लोजिंग ट्रेड्स सेगमेंट में। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियंस में हम बताएंगे आपको ऑप्शन की रणनीति। 3 बजे हमारा सेगमेंट मार्केट एट 3 जिसमें की अब तक की बड़ी खबरें आपके सामने एक एक करके रखेंगे। 3:05 पर खबर गर्म है सेगमेंट। 3:15 BTST STBT ट्रेड भी आपको बताएंगे और 3:20 पर आपको बताएंगे कि अब कौन से इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। तो ये हैं क्लोजिंग कॉल्स में कुछ बड़े सेगमेंट आपके सामने हमने रखे। लेकिन अब नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं कि निफ्टी 22,700 के पार है। करीब 100 अंकों की तेजी अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। दिन भर दायरे में कारोबार रहा लेकिन अब 22,740 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी नया शिखर आज देखने को मिला। 48,966 के पास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। करीब 200 अंकों की मजबूती है यहाँ पर। आज सपोर्ट मिल रहा है मेटल स्टॉक से और इसके अलावा तेल गैस शेयरों में भी आज अच्छी तेजी है। वेदांता के शेयर में 7% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। रियल्टी में भी लगातार खरीदारी जारी है। कोल्टे पाटिल 8% दौड़ा और इसके अलावा और भी चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑटो और फार्मा से आज सपोर्ट नहीं है। चुनिंदा ऑटो और फार्मा शेयर अपने निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार हो रहा है। निफ्टी सेंचुरी लगाकर 22,750 के आसपास हिट। रिकॉर्ड हाई से बस थोड़ी सी ही दूरी रह गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है और आधे % के आसपास की मजबूती निफ्टी बैंक में भी है। कोटक बैंक, SBI इनसे मिल रहा है बाजार को बढ़िया वाला सपोर्ट। हालांकि अभी भी जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या से ज्यादा है। तो ब्रॉडर मार्केट से थोड़ी सी थकान के संकेत जरूर हमें दिख रहे हैं। मेटल्स में, ऑयल एंड गैस में आज बढ़िया मजबूती हमें देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। जतिन गेडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदीप शाह हमारे साथ हैं और कुणाल परार हमारे साथ हैं। जतिन, सुदीप जी, कुणाल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। एक व्यू जरा निफ्टी पर लेंगे सुदीप जी आपसे। रिकॉर्ड हाई के आसपास हैं। कल की छुट्टी है बाजार में ईद के मौके पर। आप ये बताइए कि निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में क्या ट्रेड लेना चाहिए? क्या तेजी करें या फिर बाय ऑन डिप्स वाला बाजार है, थोड़ा सा नीचे जाए 22,700 या फिर 650 से 700 के रेंज मिले तो खरीदें? गुड आफ्टरनून, नमस्कार अभिषेक जी। अभिषेक जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से मार्केट में हमने सुबह से आज एक रेंज बाउंड दायरे में ट्रेडिंग देखी है और ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि कल मार्केट्स बंद है। कल छुट्टी है ईद के मौके पर और साथ साथ आज शाम को यूएस में सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं। तो आज यदि जो हिसाब से सीपीआई नंबर्स के ऊपर फेड का आने वाला काफी एक्शन उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, निर्भर रहेगा। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मार्केट्स आज एक्सपायरी में इतनी शांत है तो उसका यही रीजन है कि डेटा है फेड का और कल मार्केट बंद है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ट्रेजेक्टरी तेजी में है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। पर मुझे ये लेवल पे चेस कर करके परसों मॉर्निंग एक पॉजिटिव ओपनिंग के एंटीसिपेशन में मुझे नहीं लग रहा है हमें ओवर लेवरेज हो जाना चाहिए। हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए क्योंकि अगर आज रात को सीपीआई नंबर्स थोड़े ज्यादा आते हैं या 3.4 3.5% के ऊपर आते हैं तो वो शायद से एक डिटरेंट होगा फेड के लिए रेट कट्स जल्दी ना करने में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच का हमें वो पॉलिसी रखनी चाहिए और बहुत एग्रेसिवली ओवर लेवरेज पोजिशनिंग नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल 22,550 22,600 का जो लेवल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है और जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है तब तक ये ट्रेंड धीरे धीरे 23,100 तक अगले 2 से 3 सत्र में जा सकती है। और बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। 48,700 48,600 का जो ये जोन है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। 48,800 और
सप्ताह में भी पुट राइटिंग 100 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट करता है, तब तक हमें ऊपरी स्तर पर 49,400 49,500 के लेवल्स भी हम आते हुए अगले सप्ताह में देख पाएंगे। ये व्यू आपके लिए इंडेक्स पर, लेकिन बैंक निफ्टी पहली बार 49,000 के पार निकलकर कारोबार कर रहा है और बहुत संभव है अगर ये मोमेंटम बना रहा 2 सत्र या 3 सत्र में शायद 50,000 के दर्शन भी आपको हो जाएंगे। तो नए शिखर पर बैंक निफ्टी है, नए शिखर के बिल्कुल करीब निफ्टी कारोबार कर रहा है। चलिए अपने एक्सपर्ट से अब ये जान लेते हैं कि आज आपको ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं, कहां पर कमाई होगी। लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे कुणाल जी आपसे। बताइए क्या है आपके फोकस में, कहां पर आप खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं इस रिकॉर्ड हाई पर? डेफिनेटली रिकॉर्ड हाई तो है ही है एंड फर्दर अपसाइड की मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकती है। एंड इस रिकॉर्ड हाई पे दो खरीदारी के ऑप्शन है मेरे पास। सबसे पहला हिंद पेट्रो 2482 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, बाय करके चलने की सलाह है 450 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 505 535 के दो टारगेट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो स्टॉक है टाटा टेक्नो है, टाटा टेक्नोलॉजीज, जो अभी 1110 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, वो खरीदारी करके चलने की सलाह है। नीचे 1020 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करते हैं तो 1180 का पहला टारगेट और वो सही ब्रेको का 1290 का दूसरा टारगेट भी हमें इस स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, टाटा टेक को लेकर खरीदारी की सलाह है। ये एक बढ़िया शेयर आपके लिए कुणाल जी दे रहे हैं। और दूसरा शेयर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि HPCL का। इसके लिए टारगेट होगा 505 और 535 का, स्टॉप लॉस 450 रुपए का। आज हम देख रहे हैं कि OMCs में अच्छी खरीदारी भी हो रही है। अब BPCL निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, HPCL IOC में भी तेजी है। और वजह यह है कि क्रूड के भाव में अब ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी नरमी आई है, $89 के आसपास का भाव है। तो ये दो शेयर कुणाल जी की तरफ से, टाटा टेक और हिंद पेट्रो। जतिन जी आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, आपकी बाइंग लिस्ट में क्या है? दोनों खरीदारी वाले शेयर हैं या फिर बिकवाली भी करेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हम भी खरीदारी के साथ ही जाना चाहेंगे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम जारी रह सकते। इसके लिए दो रिकमेंडेशंस जो लेके आए हैं। पहला रिकमेंडेशन होगा पीवीआर आइनॉक्स पे। तो 6 से 7 दिनों का एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज था, वो आज डिसाइसिवली वॉल्यूम के सासाथ ब्रेक हो रहा है। तो एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। तो पीवीआर आइनॉक्स पे बाय रहेगा। स्टॉप लॉस हमारे 1386 के रहेंगे और टारगेट हम 1475 से लेके 1500 रुपए तक का एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो दूसरा हमारा रिकमेंडेशन होगा वो ट्रेंड पे होगा। तो ट्रेंड में हमने देखा है कि पिछले 2-3 सप्ताह से ये एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में से आज एक डिसाइसिवली ब्रेकआउट दे रहा है। तो हमें लगता है कि जो कंप्लीशन हो गया है और उसका ब्रेकआउट भी आज हमें देखे मिल रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें एक शार्प अप-मूव हमें देखने मिलना चाहिए इन दी कमिंग ट्रेडिंग सेशंस। तो ट्रेंड में हमारा लॉन्ग रहेगा, टारगेट रहेंगे 40 से लेके 4400 तक और हम इसमें स्टॉप लॉस 3960 का सजेस्ट करेंगे। ठीक है। तो ट्रेंड और पीवीआर आइनॉक्स अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए। इन दोनों स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। सुदीप जी से भी कॉल्स ले लेते हैं। सुदीप जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के? पूजा जी, मुझे लग रहा है कि PSU बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है पिछले आधे एक घंटे से। और हम देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी एक बड़ा मूव हमने पिछले सप्ताह बुधवार को देखा था PNB में, उसके बाद 3-4 सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और फिर से आज जो 10 दिन का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक रिबाउंड कर रहे हैं 132 133 के लेवल से। और यही जो 132 33 के जो लेवल्स है, ये फरवरी के जो महीने में जो स्विंग हाइज बने थे। तो मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट अब लेवल बन जाएगा 132
जो है वो पीएनबी के लिए। तो इसी के स्टॉप लॉस के साथ पीएनबी में बाई करने की मेरी राय रहेगी 142 और 145 के टारगेट्स के लिए। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एमसीएक्स। यदि हम एमसीएक्स में देखें तो जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, और साथ ही साथ ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक का जो ट्रेजेक्टरी है वो अच्छा है। और शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने 10 और 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पे पिछले 6-7 दिन से वहीं पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 3450 3500 पे ब्रेकआउट से पहले। तो कल के सेशन में ये ब्रेकआउट आया था और आज हमें वहां पे ही एक फॉलोअप मूव भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में खरीदारी करके जा सकते हैं 3850 के स्टॉप लॉस के साथ 4000 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो एमसीएक्स सुबह भी इस स्टॉक में काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने खरीदारी करने की रणनीति दी थी और इंट्राडे में ही वो टारगेट्स अचीव भी हुए हैं। अभी भी मौजूदा स्तर पर स्टॉक 4.5% से ज़्यादा ऊपर है। अभी भी मौजूदा स्तर पर आप एंट्री ले सकते हैं 4000 प्लस के टारगेट्स के लिए, यहाँ पर आप नज़र रखिए। एक स्टॉक पर राय ले लेते हैं, हिंदुस्तान जिंक। कुणाल जी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका? स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास आया, फिर आप थोड़ा करेक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है 400 के आसपास, लेकिन अभी भी कारोबार कर रहा है। मौजूदा स्तर पर मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए स्टॉक से? वेल, काफी अच्छी मोमेंटम हिंदुस्तान जिंक में हमें देखने को मिल रही है। एंड मेरा जो व्यू नजरिया है फिलहाल वो भी होल्ड करने का ही बन रहा है, क्योंकि आप देखो मेटल काउंटर्स में रिसेंट डेज में जो मोमेंटम देखने को मिली है उस मोमेंटम के बेस पे फर्दर अपसाइड की मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 400 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपर में 424 425 तक के लेवल हिंदुस्तान जिंक में आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक को अभी भी आप होल्ड करके चल सकते हैं, चाहिए तो फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं आप इस स्टॉक में। इस बीच एनर्जी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग है। कोल इंडिया धीरे धीरे 4% ऊपर आ चुका है, निफ्टी का टॉप गेनर भी है ये स्टॉक कोल इंडिया। जतिन जी, क्या सलाह होगी? कोई बीटीएसटी ट्रेड लेके जाना चाहिए कोल इंडिया में? देखिए, ओवरऑल पोजिशनली तो आई थिंक कोल इंडिया एक कंसोलिडेशन फेज में है। मेरे को लगता है कि ऊपर में अराउंड 480 475 की रेंज में फिर से जाके अटक जाएगा। अगर जो मैं इसमें ट्रेड लेना चाहूंगा तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड की तरफ ही लेना चाहूंगा। बीटीएसटी शायद आज नहीं ले पाएंगे क्योंकि मॉर्ज सेटलमेंट है। तो मेरे को लगता है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए अगर जो किसको बाय करना है तो डेफिनेटली बाय कर सकता है। इसमें मैं स्टॉप लॉस 448 का सजेस्ट करूंगा और टारगेट अराउंड 475 से लेके 480 तक के रख के हम इसमें बाय साइड की तरफ ले सकते हैं। कोल इंडिया को लेकर ये व्यू, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंफ्रा में 20% का लोअर सर्किट है। रिलायंस पावर का शेयर भी 5% टूटा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस इंफ्रा को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी को डीएमआरसी से मिली 8000 करोड़ रुपए की रकम को वापस करने का आदेश दिया है। पूरी खबर क्या है, ये मामला क्या था, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, निश्चित तौर पर कैश की ऑलरेडी दिक्कत चल रही थी, ये एक रकम हाथ में आते आते चली गई। बताएंगे जरा कि मामला कितना पुराना है, क्या मामला था और अब आगे क्या होगा? एक कोर्ट केस जो आज फेवर में आया डीएमआरसी के और जो अगेंस्ट हुआ अनिल अंबानी फर्म DAMEPL दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, वो ये हुआ कि आर्बिट्रल अवार्ड जो इस फर्म को, अनिल अंबानी की फर्म को दिया गया था, कोर्ट ने उसको हटा दिया, दरकिनार कर दिया। इसका फेवर हुआ है डीएमआरसी के बीच में। 2008 का जब एयरपोर्ट लाइन बननी थी दिल्ली एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली के बीच तक में, उसको बनाने का जो काम सौंपा गया था वो अनिल अंबानी की फर्म को सौंपा गया था। लेकिन 2012 में उसने करार रद्द कर दिया, कहते हुए कि कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हैं डीएमआरसी के बनाए हुए। उसके बाद एक आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया था फिर 2800 करोड़ का अनिल अंबानी कंपनी के फेवर में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। ये एक रिलीफ माना जा रहा है डीएमआरसी के लिए और इसके लिए झटका माना जा रहा है अनिल अंबानी ओन फर्म के लिए, जिसकी वजह से उसके शेयर्स भी आज गिरे हुए हैं। तो ये झटका निश्चित तौर पर 8000 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और डीएमआरसी के फेवर में यह फैसला सुनाया है। डीएमआरसी को दरअसल राहत मिली है
और इसे झटका लगा है रिलायंस इंफ्रा को 20% का लोअर सर्किट। सुदीप जी, रिलायंस इंफ्रा, हालांकि अब ये शेयर कम ही डिस्कस होते हैं, रिलायंस इंफ्रा या फिर रिलायंस पावर, लेकिन एक जरा व्यू दीजिए रिलायंस इंफ्रा जिनके पास हैं वो क्या करें, और ये गिरावट क्या आपको लगता है कि अगर सर्किट खुला आगे तो और गहराएगी, या फिर ये गिरावट पर लेने का मौका है इसको? अभिषेक, जो हिसाब से हमने रिलायंस इंफ्रा में देखा था कि एक स्टॉक में मोमेंटम, मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से हमने देखा था कि एक स्टेबल मोमेंटम था, थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा था धीरे धीरे। तो पर यदि आप देखें तो ये स्टॉक में जो जो लंबा सा जो बड़ा सा फॉल जो पिछले 8-10 साल का भी अगर यदि देखें तो स्टॉक ने जो ये रिकवरी भी दी है वो 38-39% के आसपास की ये बॉटम से। तो एक इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये हो चुका है अब ये स्टॉक में। और अब मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में फिर से जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड, जो सालों का डाउन ट्रेंड है, वो फिर से रिस्टार्ट हो सकता है। तो ये जो हिसाब से आज ये 20% का सर्किट है, ये यहाँ पे पहला फॉल मुझे लग रहा है। बट एक अब रेजिस्टेंस बन जाएगा 250-255 के लेवल के आसपास। जब तक वो 255 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक हम 194 और 185 के लेवल्स ये स्टॉक में आते हुए देखेंगे, जो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के बहुत ही करीब है। तो 195 185 के लेवल्स मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आ सकते हैं। और यदि इसके नीचे ये क्लोजिंग देता है जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, देन हम फिर से स्टॉक में, और यहाँ से ये फिसलना और जारी रहेगा। तो ओवरऑल अब मेरा व्यू है कि ये स्टॉक में अवॉइड करें। जो हिसाब से आज का जो ये कोर्ट का रूलिंग आया है जो इसके खिलाफ है, इसके वजह से बहुत मुझे लग रहा है इसके लिए प्राइस डैमेज हो सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। तो जो भी दर्शक ये सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें ये टाइप के स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, अब मार्केट में ये जो 22,500 23,000 के लेवल्स पे अब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड हमें बहुत संभाल के ट्रेड करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में हमें हमारा ध्यान देना चाहिए, अदर देन रिलायंस इंफ्रा, या ये इसमें बॉटम फिशिंग ना करें। बॉटम फिशिंग की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए रिलायंस इंफ्रा के शेयर में, ये सलाह है आपके लिए सुदीप जी की तरफ से। लेकिन बाजार में जब हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम है, अगले दिन की छुट्टी के बावजूद भी थकान के संकेत नहीं है। 90 अंक ऊपर है, 22,734 का स्तर है। रिकॉर्ड हाई से 25-30 अंकों की ही दूरी अब रह गई होगी इस वक्त निफ्टी में। ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, कहां पर कमाई होगी, ये जानेंगे और ऑप्शंस का चैंपियन लेकर आएंगे। ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं जेम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक। सोनी, अच्छा ठीक है, अवनी हमारे साथ हैं। अवनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज क्या है आपकी तरफ से ऑप्शंस का चैंपियन? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। एक ही बात है, मैं और सोनी आए, हम दोनों साथ में ही काम करते हैं, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आज जो हम फ्यूजन कई बार हो जाता है ये। कोई बात नहीं है उसमें। तो आज हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिन से थोड़ी सी सुस्ती दिख रही थी। 49,000 के करीब आके 1-2 दिन ओपनिंग के बाद में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ रही है, बट आज एक नया हाई बना चुका है और मेरे हिसाब से अभी ये 49,400 से 49,500 के और जाने की पूरी तैयारी है। तो आज हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड होगा वो भी बैंकिंग स्टॉक से रहेगा, पीएनबी। तो पीएनबी क्योंकि कल छुट्टी भी है तो एक टाइम वैल्यू डेप्रिसिएशन का रिस्क रहता है, इसलिए हम वैनिला कॉल नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी करेंगे, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। तो इसमें अप्रैल की एटीएम कॉल 135 की कॉल बाय करेंगे करीबन 5:30 के आसपास, और सेल करेंगे 140 की कॉल। सो व्यू ऐसा है कि ये स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम में है, और जो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होना था, एक थकावट जो थी 2-3 दिन में, ये काफी कंसोलिडेट कर चुका है। तो यहाँ से अब ये जो उछाल आएगा स्टॉक में वो करीबन 141 से 142 तक चलना चाहिए। तो ये स्प्रेड स्ट्रैटेजी में जो अधिकतम मुनाफा होगा 15,000 का, 15,000 पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 6,400 रुपए का। अगर 6,400 रुपए तक नुकसान दिखता है तो हम निकल जाएंगे और फिर से एंटर करेंगे जब ये अराउंड 132 के आसपास आए तो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बुल कॉल स्प्रेड है तो इसमें टाइम वैल्यू डेप्रिसिएशन का भी कोई रिस्क नहीं है।
ठीक है। पीएनबी की 135 वाली कॉल खरीदनी है, इसके ऊपर वाली यानी कि 140 वाली कॉल आपको बेचनी है। कॉल आपको मिलेगी 5 से 5.5 रुपए के बीच में। 140 वाली कॉल का भाव है 3 से 3.5 रुपए के बीच। अधिकतम मुनाफा 15,000 और अधिकतम नुकसान जो होगा 6,400 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें ठीक ठाक है और पीएनबी के शेयर में 3% के आसपास की तेजी भी देख रहे हैं। 136 रुपए के आसपास का भाव है। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन स्ट्रेटजी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग पर रिस्क डिस्क्लोजर आपके सामने है। अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं और स्ट्रिक्टली उसका पालन भी करें। 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो इसको जरूर आप फॉलो कीजिए। एक व्यू लेंगे सन टीवी के शेयर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सन टीवी में आज ठीक ठाक तेजी है और फिलहाल ये शेयर 5-6% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कुणाल जी, सन टीवी क्या और ये चलेगा? तेजी की पिक्चर इसमें और बढ़ेगी? क्या व्यू है आपका? वेल, व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। ऑलरेडी काउंटर में ब्रेकआउट हम देख चुके हैं 610 के लेवल, उसके बाद 630 तक की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की तो सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड करके रखिए। 645 और उसके ऊपर 667 तक के लेवल ऐसे टारगेट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आज सामने केमिकल स्टॉक्स ही आ रहे हैं ज़्यादातर। इसमें एक स्मॉल कैप स्टॉक पर बात करते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया स्टॉक में 12% की तेज़ी आ चुकी है और 52 वीक हाई के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफ़ी शानदार मोमेंट। जतिन जी, क्या सलाह देंगे जुबिलेंट इंग्रेविया पे? अभी जो तेज़ी आई है, मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए या बने रहे स्टॉक में? अगर जो जुबिलेंट इंग्रेविया की अगर जो मैं बात करूं तो डेफिनेटली उसको होल्ड करना चाहिए। मेरे को लगता है कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जो अराउंड 520 से लेके 510 का रेंज में था, वो मल्टीपल रेजिस्टेंस आज ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है वॉल्यूम के साथ। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि इसमें होल्ड करना चाहिए और मेरे को लगता है कि इसमें अराउंड इमीडिएटली जो अपसाइड में देख रहा हूँ अराउंड 655 का टारगेट्स हमें अगले कुछ हफ्तों में देखने मिलने चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मेरे को लगता है कि एक ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट हुआ है, वीकली चार्ट्स पे मैं देख रहा हूँ और वॉल्यूम के साथ हो रहा है। बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर है, मेरे को लगता है डेफिनेटली होल्ड करके जाना चाहिए। और किसको भी फ्रेश एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली ले सकता है। मेरे को लगता है कि एक 520 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है 625 से लेकर 650 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है सलाह जुबिलेंट इंग्रेविया पे। और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। बैंक निफ्टी 250 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त दिखा रहा है और इसमें सभी स्टॉक बैंकिंग, फाइनेंशियल से मिड कैप जो बैंकिंग स्टॉक्स है वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है। अगर छोटे मझोले स्पेस की हम बात करें तो सुजीत जी, क्या सलाह देंगे आप? माफ कीजिएगा, सुदीप जी, क्या सलाह देंगे आप? बैंकिंग स्पेस में कोई स्टॉक है आपको? पीएनबी पर तो हमने बात की, उसके अलावा कोई स्टॉक आपके रडार पर आ रहा है ट्रेड करने के लिए? पूजा जी, पीएनबी के अलावा मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम अब बन रहा है वो है PSU स्पेस में ही ज्यादा बन रहा है, PSU बैंकिंग में। और वहां पे एक स्टॉक जो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में भी यदि आप देखें तो ये जो अपने प्रीवियस जो मार्च महीने के जो स्विंग आइस थे 606, 607, ये अब अभी भी उसके ऊपर ही टिका हुआ है। पिछले 4-5 दिन से जहाँ पे बाकी PSU बैंक्स में थोड़ा ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमने देखा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा था, वहां पे ये कैनरा बैंक अपने 10 दिन के जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। और जो प्रीवियस ये जो स्विंग आई 605, 606 जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी मार्च महीने के स्विंग आइस का, ये अभी भी उसके ऊपर उसको ये लेवल को डिफेंड कर रहा है। तो डेली, वीकली, मंथली सभी टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम फिर से यहाँ पे कैनरा बैंक में हम देख पाएंगे आने वाले सेशंस में। और जब तक ये 604 का स्टॉप लॉस जो है वो उसको होल्ड करता है, तब तक हमें स्टॉक में 625 और 632 के लेवल्स आते हुए हम देख पाएंगे इसमें।
625 632 के लेवल्स आ सकते हैं अगर 604 के पार बना रहा कैनरा बैंक तो ये लेवल्स आ सकते हैं, इस पर आप नज़र रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और काफ़ी सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं एक्शन बन रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। इंडिया सीमेंट, कुणाल एक बार इसके चार्ट्स देखिए। इंडिया सीमेंट्स के पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी अच्छी बाइंग आई, 2% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कोई ट्रेड लेना चाहिए इंडिया सीमेंट्स में? वेल, व्यू पॉजिटिव साइड का ये स्टॉक में, एंड प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके ही चलने की सलाह है। दो स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट 211 के लेवल पे हमें देखने को मिल चुका है, अभी 230 के अराउंड है। खरीदारी करके चलिए प्रेजेंट लेवल से 220 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ऊपर के लेवल पे टारगेट कहीं ना कहीं हमें तकरीबन 238 का पहला टारगेट है जो देखने को मिल सकता है। और जैसे ही 238 ब्रेक होगा ऊपर में 250 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है 220 के एसएल के साथ। ओके, तो पहला टारगेट 238 और अगला टारगेट 250 नज़र आ रहा है। 220 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं शेयर पर। आईटीसी देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग, स्टॉक करीब 2.5% ऊपर आ चुका है। काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर कुछ मिनटों में देखने को मिल रही है आईटीसी में भी। जतिन जी, आप सलाह दीजिए, आईटीसी पर क्या करें? कोई बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? देखिए, आईटीसी पे व्यू हमारा पॉजिटिव है। हमको लगता है कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी स्टॉक्स है वो बहुत ही ओवरसोल्ड है, और मेरे को लगता है कि एक हमें पुल बैक हमें डेफिनेटली देखने मिलना चाहिए। अगर जो एफएमसीजी इंडेक्स की मैं बात करूँ तो आई थिंक के लास्ट टू लास्ट वीक में एक हैमर पैटर्न बना था वीकली चार्ट्स के ऊपर 40 वीक एवरेज के आजू बाजू में। मेरे को लगता है सपोर्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो हमें लगता है कि एफएमसीजी स्टॉक्स में, और इन पर्टिकुलर अगर जो मैं आईटीसी की बात करूं तो मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव साइड की तरफ व्यू लेके इसमें बाइंग करके ही चलना चाहिए। अगर जो मैं लेवल्स की बात करूं इन द केस ऑफ आईटीसी तो मेरे को लगता है कि 450 448 के आसपास वहां पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरे को लगता है 2 से 3% ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस है इन द केस ऑफ आईटीसी। तो उसके अलावा अगर जो मेरे को एक एफएमसीजी स्टॉक में मेरे को कोई सजेस्ट करना है तो मैं उसमें टाटा कंज्यूमर या गोदरेज कंज्यूमर दूंगा। तो मेरे को लगता है कि उसका ट्रेंड जो है वो फिलहाल पॉजिटिव है, और दोनों ही स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। तो एफएमसीजी पैक में से टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर हमारे प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे। आईटीसी में अपसाइड फ्रॉम करंट मार्केट लेवल्स थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। ठीक है, तो ये व्यू आपके लिए एफएमसीजी स्टॉक्स पर। आज हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में करीब 6% के आसपास की तेजी है, और एक और चीज़ में अच्छी है कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत अच्छा है यूएसएल के शेयर में, 6% ऊपर है। लेकिन क्या ये और चलेगा? सुदीप, जरा इसको चेक करेंगे आप। यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्या व्यू है आपका? कितनी तेजी और देखेंगे इसमें हम? अभिषेक जी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो है सबसे बुलिशनेस है ये जनरली फ्राइडे को दिखती है, पर आज हमें ये वेनेसडे को नजर आ रही है ऑन अ लाइटर नोट। बट अगर हम देखें इसके मीडियम टर्म चार्ट्स तो मार्च 2023 से स्टॉक 700 750 से चलना चालू हुआ था। नवंबर दिसंबर तक 1100 1150 के आसपास आया था, और पिछले 3 महीने से अगर हम देखें तो स्टॉक एक ही रेंज में 1050 से लेके 1150 के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा था। और आज ये कंसोलिडेशन में से वॉल्यूम के साथ और ब्रेकआउट और जो ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है ये उसी के साथ ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट है ये। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे वोल्टास में हमने कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट देखा था, यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी मुझे लग रहा है सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट है विद राइजिंग वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट। तो इसे इसको चेस करके भी ये मोमेंटम को प्ले करना चाहिए मेरे हिसाब से। 1160 1165 का एक स्टॉप लॉस लेके चले, और 1250 1270 के लेवल्स मुझे लगता है आ सकता है। जो जो कंसोलिडेशन का जो जोन था 1030 1050 से लेके 1150 का, तो ये जो लेवल है 1175 80 का, इसके ऊपर जो ब्रेकआउट के पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट बनता है वो 1260 से लेके 1280 तक का बनता है।
तो कंजर्वेटिवली मुझे लग रहा है कि 1250 1260 तो आ ही जाना चाहिए यहाँ पे 1160 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1160 रुपए का स्टॉप लॉस यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। आज एक और खेमा जहां पर जबरदस्त रौनक है वो है केमिकल का, एग्रोकेमिकल का, फर्टिलाइजर का। आप देखिए दीपक नाइट्रेट में करीब करीब 5% की तेजी है। आरती इंडस्ट्रीज का शेयर चल रहा है। इसके अलावा गुजरात फ्लोरो में तेजी है। अगर हम वायदा बाजार की कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो आपको दिखेगा कि अतुल लिमिटेड के शेयर में भी 5% के आसपास की तेजी है। कुणाल जी, आप जरा कंपेयर करके बताइए, अगर किसी को किसी एक शेयर में अभी नई पोजीशन लेनी हो, आपके हिसाब से केमिकल में कौन सा शेयर होगा जहां पर कमाई की संभावना सबसे ज्यादा है इस वक्त? अतुल लिमिटेड की बात करूं या कोई भी दूसरे स्टॉक की बात करूं जहां पे पर्टिकुलरली केमिकल सेक्टर में जो अच्छी खासी मोमेंटम दिख रही है, सबसे पहले अतुल की ही बात कर लेते हैं। अतुल फिलहाल 6.99 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और प्रेशर लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है अतुल लिमिटेड में ही। जो एसएल आएगा, हमारा एसएल थोड़ा सा लंबा आएगा, 5,850 का आएगा, और जिस हिसाब से रिवर्सल दे रहा है काउंटर, मेरा सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रहेगा। 6200 पे खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 550 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 6465 का पहला टारगेट है जो काउंटर हमें दिखा सकता है, और 6465 जैसे ही ब्रेक हुआ है ऊपर में 6900 के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है, यानी कि 11 से 12% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। इसके अलावा दूसरा जो पीएस में जो स्टॉक अच्छा लग रहा है अतुल के, वो है सुदर्शन। सुदर्शन केमिकल की बात करूं तो जिस हिसाब से स्टॉक का फिलहाल ट्रेड हो रहा है 661 के अराउंड, आप वीकली चार्ट देखिए, आप मंथली चार्ट देखिए, सारे के सारे लेवल पे ये स्टॉक में अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो सुदर्शन केमिकल यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो एसेट मेंटेन करके चलेंगे 620 का रहेगा। फिलहाल स्टॉक 660 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 620 के एसेट के आप खरीदारी करके चलिए। 690 का पहला टारगेट, और जैसे ही 690 ब्रेक होगा 740 के टारगेट भी अल्टीमेट टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। पहले बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड लेवल्स बनाए, अब निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। 125 अंकों की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आज हमने देखा कि दिन भर एक दायरे में कारोबार करने के बाद आखिरी के 1 घंटे में शानदार मोमेंटम यहां पर बाजार में देखने को मिल रहा है। लीड यहां पर क्लियरली पहले बैंक निफ्टी में किया, और सुबह से हम बात भी कर रहे थे कि जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तब तक निफ्टी में नए शिखर नहीं आएंगे, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने लीड किया, इसको स्ट्रेंथ दिखाई, और जो दिग्गज बैंकिंग काउंटर थे कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, यहाँ से शानदार सपोर्ट मिला। उसी के साथ आईटी में भी अच्छी तेजी दिखी। मेटल्स चल रहे थे आज, वहां से एक अच्छा सपोर्ट आया, और 128 अंक ऊपर अब आ चुका है निफ्टी। 22,772 का नया स्तर छुआ, और यहाँ नहीं रुक रहा है निफ्टी, अब यहाँ से भी लगातार एक तेजी बनी हुई है, और बैंक निफ्टी क्लियरली लीड कर ही रहा है। बैंक निफ्टी भी देखिए अब 300 अंक ऊपर, 49,000 के ऊपर टिका हुआ है। लीड आज ले रहे हैं कोल इंडिया, टॉप गेनर है। एनर्जी शेयरों में भी हमने हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है। एनर्जी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बीपीसीएल 3% ऊपर। केमिकल स्टॉक्स पर हम सुबह से ही फोकस कर रहे हैं। यूपीएल में भी अब तेजी बनना शुरू हुई है, 3% ऊपर आ चुका है यूपीएल, हिंडाल्को, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एफएमसीजी, जितने भी पॉकेट्स हैं अब सभी से अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। फ्रंट लाइन इंडेक्स तो चल रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में वो तेजी नहीं दिखाई दे रही है, मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन दिग्गज कंपनियों में तेजी शानदार इस वक्त देखने को मिल रही है। सुदीप जी, क्या नजरिया? सुदीप जी से थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, तो हम उनसे संपर्क वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जतिन जी, आप सलाह दीजिए, क्या व्यू बन रहा है? रिकॉर्ड लेवल्स पर हम आ चुके हैं, यहाँ से क्या रणनीति बनाए बाजार में? देखिए, अगर जो मैं निफ्टी की बात करूं तो मेरे को लगता है कि ऊपर में 23,000 का एक लेवल के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो रैली 21,710 के आसपास के लेवल से स्टार्ट हुई है, वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड होते जाएगी अराउंड 22,940 से लेके 23,000 तक के लेवल पे। वहां पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और साथ ही साथ में अगर जो कोई बोलिंगर बैंड वीकली चार्ट्स पे लगाता है तो वो अपर बोलिंगर बैंड के आसपास आता है।
तो कहीं ना कहीं जब तक ये रैली चल रही है तो मेरे को लगता है कि इसमें 200-250 पॉइंट की अभी भी स्टीम बाकी है। हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग साइड की तरफ जो रैली हो रही है उसे प्ले करना चाहिए। डिप्स जैसे कि आज कल के ट्रेडिंग सेशन में ऊपरी स्तरों से हमें देखने मिला था, थोड़ा डिप आया था, वो अराउंड 20 के आसपास आके बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। तो मेरे को लगता है ऐसे डिप आते रहेंगे निफ्टी में, और 200 पॉइंट की रैली हमें लग रही है आने वाले दिनों में। इसके लिए जो डिप आते हैं वो बाय करके चलना चाहिए 23,000 के टारगेट के लिए। निफ्टी को लेकर ये व्यू। रिकॉर्ड हाइस 22,775 और निफ्टी बैंक ने 49,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। 50,000 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है। अब बाजारों को जो डायरेक्शन मिलेगा वो मिलेगा। आज देखिए अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े आएंगे आज शाम को, तो हमारे लिए ट्रिगर बनेंगे शुक्रवार के सत्र के लिए। और शुक्रवार को ही टीसीएस के नतीजे आएंगे और उसके बाद शुरू हो जाएगा नतीजों का पूरा सीजन फुल फ्लेजेड। तो बाजारों की दिशा क्या होगी ये काफी हद तक ये रिजल्ट सीजन भी तय करेगा। और उसके बाद इलेक्शंस 19 अप्रैल को पहला फेज, 4 जून को कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है ये पता चल जाएगा। तो माहौल पूरा 1 से डेढ़ महीने का करीब करीब बड़ा एक्शन पैक्ड बना रहेगा और काफी हम हो सकता है कि उतार चढ़ाव भी देखेंगे बाजार में, क्योंकि ये सारे इवेंट्स पैन आउट होते हुए दिखेंगे। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि मेटल माइनिंग में काफी अच्छा मोमेंटम है। वेदांता 7% ऊपर है क्योंकि सीएलएसए ने इसको अपग्रेड किया था और सीएलएसए के अपग्रेड से टारगेट बढ़ाए जाने से हम शानदार तेजी देख रहे हैं। 390 रुपए का टारगेट दिया है सीएलएसए ने वेदांता के लिए। 362 रुपए पर तो ऑलरेडी अब ये शेयर आ गया है आज के 25 रुपए के आसपास की तेजी के बाद। सुदीप जी, वेदांता क्या आपको लगता है कि आज का जो मोमेंटम है, क्योंकि देखिए कमोडिटीज क्या है अप साइकिल में है, मेटल्स के हम दाम देख रहे हैं कि ये लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चीजें सपोर्ट कर रही हैं, चीन से अच्छे डेटा भी आ रहे हैं, तो फंडामेंटली तो फिलहाल चीजें ठीक लग रही है मेटल्स के लिए। वेदांता आपको कैसा लग रहा है चार्ट पर और आप कहां तक की तेजी देख रहे हैं? अगर इस सीरीज की बात, अप्रैल सीरीज की, वेदांता कहां तक जाएगा? अभिषेक जी, जो हिसाब से वेदांता में हमने मूव देखा, इनफैक्ट ये 6-7 दिन में ही 280 का 370 तक आ चुका है। ऑलमोस्ट 30-35% का जो राइज हमने देखा यहाँ पे, 30% का राइज 5-6 सेशन में ही आया है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम है वो स्ट्रांग है। स्टॉक ने जो अपना जनवरी 2023 का एक स्विंग हाई था 335-340 का, भी है स्टॉक ने आज उसके ऊपर भी ये गैप अप के बाद भी सस्टेन हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ तो है, पर क्योंकि ये बहुत बड़ा रैली बहुत छोटे टाइम में आया तो टेक्निकल इंडिकेटर्स थोड़े ओवरबॉट जोन में चले गए। तो मुझे लग रहा है एक हल्का सा डिप आएगा 353-355 के करीब, और ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। जब तक वो जो गैप एरिया है 340 का वो क्लोज नहीं होता है तो वो 340 के स्टॉप लॉस के साथ डिप्स पे 353-356 के डिप्स पे बाई कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अपसाइड मुझे लग रहा है ये सीरीज और आने वाले कुछ 2 से 3 हफ्तों में टोटल मुझे लग रहा है 390 से लेके 400 के लेवल्स तक हम ये स्टॉक को जाते हुए देख पाएंगे। 400 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज वहां पे कॉल राइटिंग भी बहुत एग्रेसिव है 390-400 के आसपास। मुझे लग रहा है ये लेवल के आसपास एक जरूर एक रेजिस्टेंस आएगा। तो रेंज अब ये स्टॉक के लिए 340 ऑन द डाउन साइड एंड 390-395 ऑन द अप साइड। 340, 390 से 95, 55-60 रुपए की रेंज में रहेगा। 400 रुपए पर वेदांता के लिए रेजिस्टेंस, लेकिन 400 तक चलेगा तो और अभी 10% की यहां से गुंजाइश है शेयर में वेदांता के लिए। आप चाहें तो इसको प्ले कर सकते हैं। मारुति सुजुकी, इस पर सुदीप जी, कुणाल जी आप व्यू दीजिए इस पर मारुति सुजुकी पर। हालांकि स्विफ्ट के और ग्रैंड विटारा के सिग्मा मॉडल के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन आज ये शेयर 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है, दिन के निचले स्तरों के आसपास ही है। स्विफ्ट दाम 25,000 रुपए तक बढ़ाए हैं, वहीं अगर हम ग्रैंड विटारा की बात करें तो उसके सिग्मा वेरिएंट के दाम 19,000 रुपए तक बढ़ाए हैं और बढ़े हुए दाम आज से ही लागू हो गए हैं। मारुति क्या बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है? क्या करना चाहिए? क्या यह लेवल सही है इसमें एंट्री करने के लिए? 12,676 रुपए पर ट्रेड कर रहा फिलहाल। वेल, थोड़ा सा करेक्शन और थोड़ा सा एक्सटेंड होने दीजिए, जो मेरा मानना है। स्टॉक नीचे में 12,300 तक आ सकता है।
अगर 12,300 पे अगर स्टॉक आ जाता है तो मुझे लग रहा है कि वहीं पे सबसे अच्छी खरीदारी करने का मौका स्टॉक हमें दे सकता है। तो 12,300 पे आता है तो वहां पे खरीदारी करके चलिए। 13,000 और 13,000 जैसे ही क्रॉस होता है एक्सपर्ट एक्सटेंशन 14,500 तक के भी लेवल एज अ टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल पे नहीं, 12,300 पे हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। तो ये है सलाह मारुति सुजुकी पर। इस बीच आपकी स्क्रीन पर ये एक ब्रेकिंग खबर चल रही है। एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है, सोने और कच्चे तेल के वायदा कारोबार पर ट्रेड लिमिट लगाई गई है। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज ने ये ट्रेड लिमिट लगाई है। ये एक अपडेट आपके लिए, इसमें कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी पर ये ट्रेड लिमिट लगाई हुई है 12 अप्रैल से। चलिए अब कुछ और भी अहम खबरों की तरफ चलते हैं। सरकार भारत को गैस ट्रेडिंग का हब बनाने की तैयारी कर रही है और भारत ग्लोबल कंपनियों को गैस स्टोरेज मुहैया कराएगा। इसके लिए टेंडर भी बुलाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए। देखिए, जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, नई सरकार गैस सेक्टर के लिए कुछ बड़े कदम उठा सकती है और इसके पीछे का मकसद ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय का ये प्लान है कि भारत को इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब के तौर पर स्थापित किया जाए। खासकर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है, उसको ध्यान में रखते हुए और उससे संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस मसले पर कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने एक प्रेजेंटेशन भी पेट्रोलियम सचिव ने दिया है। जो की प्रस्ताव है उसके हिसाब से भारत के पास वो तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तमाम पोटेंशियल्स हैं जिसके आधार पर इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, LNG टर्मिनल्स है, रीगैसिफिकेशन फैसिलिटीज है, प्रस्तावित गैस स्टोरेज फैसिलिटीज है, रिटेल नेटवर्क्स है। लिहाजा ऐसी कोई कमी नहीं है ताकि इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग के हब के तौर पर भारत को स्थापित न किया जा सके। लिहाजा प्लान ये तैयार किया गया है कि अगले 5 साल के दौरान कम से कम साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के लिए गैस इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब के तौर पर स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्रस्तावित गैस स्टोरेज फैसिलिटीज है वो काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगी, कि अभी कह रही थी, क्योंकि जो योजना है उसके हिसाब से सरकार ये चाहती है कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो भारत में आए और जो प्रस्तावित गैस स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उसका इस्तेमाल करें। रेंटल बेसिस पर इसको मुहैया कराया जाएगा और वो यहाँ से गैस की सप्लाई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कर सकती हैं। तो ये प्रस्ताव किया गया है। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत भी की गई है और ONGC, OIL और GAIL जैसी जो कंपनियां हैं वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं गैस स्टोरेज फैसिलिटी स्थापित करने के लिए और उसके लिए जो टेक्निकल एडवाइजर्स है उसकी नियुक्ति के लिए टेंडर भी इनवाइट कर दिया गया है और उसके बाद जो ग्लोबल बिड है वो इनवाइट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए गैस ट्रेडिंग हब बनाने की योजना और ग्लोबल कंपनियों को गैस स्टोरेज यहाँ पर मुहैया कराएगा भारत। चलिए, एक बड़ी खबर, इस पर और अपडेट हम आगे लेते रहेंगे, डेवलपमेंट पर नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी सेंचुरी लगाकर 22,750 पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में 250 अंकों की तेजी। बढ़िया, आज हमने ये सत्र देखा आज के दिन का, नए रिकॉर्ड हाइज बने हैं निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर भी 49,000 का आंकड़ा पहली बार पार किया है। अब पूरा का पूरा जो फोकस शिफ्ट होगा वो नतीजों पर शिफ्ट हो जाएगा, टीसीएस के नतीजों के साथ ही। शुक्रवार को टीसीएस के नतीजे आएंगे, नतीजों में क्या फोकस में रहेगा, आंकड़े किस तरह से निकल के आएंगे, ये बताने के लिए पूजा के पास ही चलते हैं। पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, बताइए टीसीएस क्या उम्मीदें हैं, क्या अनुमान है? जी, टीसीएस के नतीजे अच्छे रह सकते हैं, स्पेशली ऑर्डर के फ्रंट पर। ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक एक करके आपके सामने अगर अनुमान रखें तो डॉलर टर्म्स में जो आय है उसमें 1.3% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रुपी टर्म्स में 1.7% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। एबिट मार्जिन में हल्की बढ़त देखने का अनुमान है, 25% के आसपास ही आंकड़े रहेंगे। मुनाफा 2% बढ़ सकता है। क्रॉस करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.2% के पास रह सकती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2.5% भी ये आंकड़ा जा सकता है। तो इस फ्रंट पर भी हम देखेंगे कि नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब नतीजों पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार देखना। पहले तो इस तिमाही छुट्टियां कम थी और
BSNL की भी एक बड़ी डील लगी कंपनी के हाथ, जिसके चलते माना जा रहा है कि इनके आय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। BFSI सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने की उम्मीद है, वहाँ कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वहाँ से भी अच्छे ग्रोथ देखने का अनुमान है, और जो न्यू डील्स हैं, नई डील हैं, उसका आंकड़ा भी इस बार मजबूत रह सकता है। तो ऑर्डर पाइपलाइन हम देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। ये तो बात हुई चौथी तिमाही की, लेकिन इस तिमाही में आउटलुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि FY25 के लिए, अब अगले साल के लिए कंपनी किस तरह की ऑर्डर पाइपलाइन देख रही है। AI के फ्रंट पर क्या कुछ कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, हायरिंग और एट्रिशन के फ्रंट पर नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, इन सब आंकड़ों पर नज़र रहेगी। ओवरऑल अगर अभी के लिए बात करें तो TCS से अच्छे नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं। स्टेबल क्वार्टर रह सकता है ये TCS के लिए। ठीक है, TCS के लिए स्टेबल एक स्थिर तिमाही साबित हो सकती है Q4। हालांकि हम देख रहे हैं कि TCS के शेयर में फिलहाल 1% की तेजी है, और ये 1% तेजी आप इसको ऐसे मत देखिए, क्योंकि आधा हिस्सा दिन का TCS ने लाल निशान में गुजारा है और वहां से फिर रिकवरी आई है, और अब ये 3,984 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का जो लो है 3,918 रुपए का है, यानी कि करीब करीब 60-65 रुपए के आसपास की तेजी TCS के शेयर में निचले स्तरों से आ गई है। TCS, सुदीप जी आप बताइए नतीजों से पहले कैसा इसको ट्रेड करना है। हालांकि शुक्रवार को भी दिन का सत्र बाकी रहेगा, क्योंकि नतीजे तो बाजार बंद होने के बाद आएंगे। किस तरह से ट्रेड करना है इसको? अभिषेक जी, TCS का यदि हम चार्ट देखें तो ओवरऑल पहले तो हम निफ्टी IT की बात कर लेते हैं कि इंडेक्स क्या कर रहा है। अगर हम निफ्टी IT इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स पिछले 1.5-2 महीने से एक डाउन ट्रेंड में है। जो इंडेक्स का एक सपोर्ट जोन था 36,200 का, अब इंडेक्स उसके नीचे पिछले 10-12 दिन से सस्टेन भी कर रहा है। जो 10 और 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी है, ये उसी के नीचे पिछले 10-11 दिन से सस्टेन कर रहा है, और वहीं पे एक गैप एरिया भी है जो 35,400 के करीब है, 35,500 के करीब है, 500 550 के करीब है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये 35,600 का जो लेवल है निफ्टी IT पे वो क्रॉस नहीं होता है, 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वहीं पे वो क्रॉस नहीं होता है, तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट और कर सकता है। और TCS की भी यदि बात करें तो TCS जो स्ट्रक्चर है वो निफ्टी IT से बहुत ही मेल खाता है, बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर है। और TCS की यदि बात करें तो ओवरऑल TCS के लिए एक ट्रिगर पॉइंट होगा 4020 4025 का। पिछले 3-4 दिन से स्टॉक ने वहीं पे एक रेजिस्टेंस लेके हाई वेव कैंडल्स बनाई है, और स्टॉक फिर से 3900 के करीब फिसल जाता है और वहीं से सपोर्ट लेता है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल एक सपोर्ट तो बना रहता है 3900 के आसपास, 3920 के आसपास, बट 4020 के ऊपर जाने पर ही 4150 4200 के लेवल्स हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये है सलाह TCS पर। अब 1% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। पिरामिड फार्मा के स्टॉक पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। स्टॉक में तेजी आई, कुछ देर पहले ही खबर आई कि कंपनी मेंस ग्रूमिंग सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। स्टॉक खबर आने के बाद एक स्पाइक आया, लेकिन वापस से ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन आया। किसी ने ट्रेडिंग के लिए अगर लिया होगा जतिन जी, तो अभी क्या करें, निकल जाए स्टॉक से? देखिए, डेफिनेटली ट्रेडिंग का अगर जो पोजीशन है तो मेरे को लगता है कि जो ऑलरेडी न्यूज़ फ्लो अगर जो आया है तो अभी डिस्काउंट हो चुका है। अगर जो किसको फ्रेश एंट्री लेनी है तो मेरे को लगता है कि अगर जो थोड़ा डिप आए तो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कंसिडरिंग कि ये स्टॉक ने अराउंड 120 से लेके 150 तक की एक शार्प अप मूव हमें ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। तो रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पे थोड़ा अनफेवरेबल है। मेरे को लगता है कि डिप अगर जो आते हैं अराउंड 138 135 के आसपास, जब भी डिप आता है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। प्रॉफिट चेकिंग की सलाह है आपके लिए पिरामल फार्मा में। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से कि BTST या फिर ST-BT ट्रेड के मौके कहाँ बन रहे हैं शुक्रवार के सत्र के लिए। शुरुआत हम कुणाल जी आपसे करेंगे। बताइए आपकी BTST कॉल, एक है तो एक सही, दो है तो ज़्यादा बेहतर। वेल, अगर देखने जाए तो फिलहाल BTST में एक दो नहीं, लेकिन हाँ एक स्टॉक है जहां पे मुझे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। एंड लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को।
जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। 603 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बाय करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल आ जाएगा वो 590 का होगा, 590 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 613 का होगा, और 613 जैसे ही क्रॉस करेगा काउंटर हमें ऊपर में 630 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो मैं कहूंगा कि हिंडाल्को पे ऊपर फोकस करके चलिए, अच्छी खासी मोमेंटम हमें हिंडाल्को में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हिंडाल्को में आपके लिए मौके बनेंगे। आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में तो काफ़ी अच्छी खासी चमक है। अगर आप निफ्टी के मेटल इंडेक्स की अगर बात करें तो आज पहली बार हमने 9000 के आंकड़े को भी देखा है निफ्टी मेटल इंडेक्स पर। तो मेटल में पूरा मूड माहौल अच्छा है। हिंडाल्को चल रहा है, वेदांता में आप तेजी देख सकते हैं, एनएमडीसी, जीएमडीसी, सेल, ये तमाम शेयर आज बढ़िया से चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये हिंडाल्को हो गया। ये ट्रेड कुणाल जी की तरफ से। जतिन, आपके रडार पर कौन सा शेयर है? आप क्या बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी करने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, मैं बीटीएसटी करने की सलाह दूंगा और मेरा जो ट्रेड रहेगा वो बजाज फाइनेंस के ऊपर होगा। तो बजाज फाइनेंस में एक शार्प रन के बाद पिछले एक हफ्ते से ये अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा है। 7256 के आसपास उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। मेरे को लगता है कि एक हफ्ता का समय ऑलरेडी बिता चुका है ये, और मेरे को लगता है कि अभी ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है। इसके लिए बजाज फाइनेंस में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेरा 7120 का रहेगा और टारगेट मेरे 7450 के रहेगी। 450 के टारगेट्स हैं बजाज फाइनेंस के लिए, इस पर आप नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मिनट रह गए हैं बाजार की क्लोजिंग को। ऐसे में समझ लेते हैं कि कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिन पर की नजर रखनी है। बताने के लिए हमारे साथ तृप्ति जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, बताइए क्या बड़े ट्रिगर्स हैं? जी, तो कल और 12 अप्रैल के इवेंट्स की बात कर लेते हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए। तो कल ईद के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन अमेरिका की बात करें तो बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आने वाले हैं। इसी के साथ चीन में पीपीआई और सीपीआई के आंकड़े आएंगे जो कि नज़र में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं 12 अप्रैल को होने वाले इवेंट्स की। तो भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सीपीआई के आंकड़े आएंगे जिन पर नज़र रहेगी, और कंपनी टीसीएस Q4 के नतीजे भी जारी करेगी जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। इसी के साथ ही कंपनी आनंद राठी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है जिसमें नतीजे और डिविडेंड को लेकर विचार कर सकती है। ठीक है, तो ये तमाम इवेंट्स ये फोकस में रहेंगे। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर जरा फटाफट व्यू लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल में 2% की तेजी है। भारतीय एयरटेल, इस पर एक रिपोर्ट भी आई है एनटी की, और एनटी का ये मानना है कि टैरिफ बढ़ाने को लेकर ऐलान हो सकते हैं भारतीय एयरटेल की तरफ से आने वाले समय में, और यहाँ पर एक बढ़िया मूव आ सकता है। भारतीय एयरटेल 1230 रुपए का भाव है। इसको लेकर सुदीप जी आपका क्या व्यू है भारतीय एयरटेल पर? क्या ये शेयर और चलेगा? क्या यहाँ पर भी बीटीएसटी के मौके बन रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, इनफैक्ट मेरा बीटीएसटी का जो आइडिया था वो भारतीय एयरटेल ही था, और बहुत बहुत अच्छी पिक अभी आपने ये चूज किया है, क्योंकि यदि आप भारतीय एयरटेल का चार्ट देखें तो एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में दिसंबर में एक अच्छा रैली आया था, फिर कंसोलिडेशन हुआ मार्च तक। मार्च में एक अच्छा रैली 15 मार्च 20 मार्च तक आया, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं पिछले 10-12 दिन से एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था, और अब और एक ब्रेकआउट ये ऊपरी स्तर पे हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। तो कंसोलिडेशन फॉलोड बाय ब्रेकआउट्स, ये जो पैटर्न भारतीय एयरटेल ने जो पिछले 6-7 महीने से स्टॉक ने दिखाया है, वहां पे मुझे लग रहा है कि हर बार ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के करीब जब आ जाता है 10 और 20 दिन के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को रिटेस्ट करता है, वहीं से एक नया रैली स्टार्ट करता है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मूव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1210 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल को लिया जा सकता है 1260 1265 के टारगेट के लिए, और ये नई चाल यहाँ से ये स्टॉक के लिए चालू हो रही है, जो मुझे लगता है निफ्टी के लिए भी काफी फायदेमंद होगी। भारतीय एयरटेल में बीटीएसटी के मौके हैं। बी लेटर वाला एक और शेयर कुणाल जी आप चेक कीजिए फटाफट, समय थोड़ा सा कम है। बाटा, क्या इसमें बीटीएसटी करें? वेल, बाटा की बात करें तो यस, इसमें बीटीएसटी करके चलने की सलाह है।
1378 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से ही आप खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे 1360 का है। 1378 पे बाय करके चलेंगे, 1378 पे बाय कीजिए। 13760 का एसएल है। टारगेट 1395 का पहला रहेगा। 1395 जैसे ही क्रॉस करता है 1415 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। 1395 और 1414 ये लेवल आपके लिए बाटा पर आ सकते हैं। यहां पर भी बीटीएसटी ट्रेड करने के आपके लिए मौके हैं। अब कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब तो बाजार बंद होने में 1.5 मिनट के आसपास का ही समय बच गया है। अब अपने ट्रेड्स को आप रिवाइज कर लीजिए, उनको समेट लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। कल की छुट्टी है बाजार में, लेकिन आज बहुत ही शानदार हम सत्र देख रहे हैं बाजार में। एक बढ़िया ट्रेडिंग सेशन हम कहेंगे। आज सेंचुरी लगाकर निफ्टी 22,750 के भी हमने दर्शन किए। 22,500 के आसपास एक छोटा सा हमने वो देखा, एक रेजिस्टेंस वाला लेवल, वहां पर फंसा था इंडेक्स थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही वो पार हुआ फिर हमने 22,600, 700, 750 भी आ गया और आज नया रिकॉर्ड हाई बना। निफ्टी बैंक पर भी नया रिकॉर्ड हाई बना है और 49,000 के लेवल्स आज हमने देखे हैं। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आकर कारोबार करा निफ्टी बैंक। आज के अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो बहुत बेहतरीन हमने तेजी देखी है एनर्जी पैक में। कोल इंडिया, बीपीसीएल, ये शेयर अच्छे से आज चले हैं। इसके अलावा अगर हम मेटल की बात करें तो उसमें हिंडाल्को में अच्छी तेजी हमने देखी है। कंजप्शन में आईटीसी के शेयर में तेजी देखी। बैंकिंग में एसबीआई, कोटक बैंक के शेयर में आज हमने बढ़िया तेजी देखी है। फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी रही क्योंकि सिप्ला में, डिवीज लैब में आज हमने ये थोड़ी सी नरमी देखी है। लेकिन अगर आप ओएमसीज को देखेंगे तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी बढ़िया तेजी वहां पर। इसके अलावा जो केमिकल वाले स्टॉक्स हैं, नवीन फ्लोरीन हो गया, अतुल लिमिटेड हो गया, आरती इंडस्ट्रीज हो गया, यहां पर हमने आज शानदार कारोबार होते हुए देखा है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बराबरी का मामला रहा है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें, करीब 1100 शेयर हरे निशान में और 1200 शेयर लाल निशान में आज बंद होने जा रहे हैं। 74,993 इस पर हुई है सेंसेक्स की एक क्लोजिंग। कुछ और शेयरों की अगर हम बात करें तो क्रूड जिस तरह से नर्व हुआ है, आज इंटर ग्लोब एविएशन ने सुबह के सत्र में हाईलाइट किया था। शेयर करीब 5% की जबरदस्त तेजी, 3800 रुपए के ऊपर निकल गया है इंटर ग्लोब एविएशन का भी शेयर। तो आज कुछ पैक्स में बहुत ही बढ़िया तेजी हमने देखी है और उसमें मेटल्स में खासतौर से ओएमसीज में, ऑयल एंड गैस में अगर हम बात करें तो शेयर चले हैं। केमिकल, फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी चले हैं और एफएमसीजी में यूनाइटेड स्पिरिट्स को अगर आप देखेंगे एक बेहतरीन सत्र रहा है। सरकारी शेयरों ने भी आज बढ़िया से बाजार में आज अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है। वायदा बाजार में कॉनकॉर के शेयर में हमने 5% के आसपास की बढ़िया वाली तेजी देखी है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अपने सभी मेहमानों का हम शुक्रिया करना चाहेंगे। जतिन जी बहुत शुक्रिया, कुणाल जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के मन में जो भी सवाल उठ होंगे उनका भी जवाब देने के लिए। सुदीप जी आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और शेयरों पर अपने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। अगला शो हम कराएंगे आपके लिए। कल की तैयारी आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।